नमस्कार, जय हिंद। आज बात 27 जनवरी 2026 की उस घटना की जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया। Prime Minister, distinguished friend, we did it. We delivered the mother of all deals. जी हाँ, भारतीय इतिहास के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट तिथि है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आखिर यूरोपीय यूनियन और भारत के बीच इस हुई डील को मदर ऑफ ऑल डील्स क्यों कहा गया। सबसे पहले अगर हम इन दोनों को साथ लेकर देखें तो पहला पॉइंट यह है कि यह 2 बिलियन आबादी का हिस्सा रखता है। दूसरा, इन दोनों की जो संयुक्त जीडीपी है वो दुनिया की 25% है और साथ ही साथ यह विश्व व्यापार का लगभग 1/3 हिस्सा धारण करता है। इसीलिए जो यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डोर, उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा, दिस इज द मीट ऑफ 2 जियांट्स। इसलिए 2 जियांट्स कि 2 अरब आबादी का रिप्रेजेंटेशन है, 1/4 जीडीपी का रिप्रेजेंटेशन है और 1/3 वैश्विक व्यापार का रिप्रेजेंटेशन। बात केवल क्वांटिटी की नहीं है, इस बास्केट की नहीं है। इससे आगे बढ़ते हुए जब उर्सुला या यूरोपीय कमीशन की प्रेसिडेंट ने यह कहा कि व्हेन इंडिया सक्सीड द वर्ल्ड इज मोर स्टेबल, मोर सिक्योर एंड मोर प्रॉस्परस। ये वर्ल्ड, ये 3 शब्द बड़े इंपॉर्टेंट कि यदि भारत सफल होता है तो दुनिया सिक्योर होगी, प्रॉस्परस होगी और स्टेबल होगी। इन बातों को जियोपॉलिटिक्स के संदर्भ में समझना है। इसका मतलब बड़ा साफ है, ये डील केवल इकोनॉमिक डायमेंशन पे नहीं देखनी चाहिए बल्कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के डायमेंशन पर भी देखी जानी चाहिए। सबसे पहले यदि हम इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें तो इंडिया और ईयू के बीच 2007 से ये वार्ता शुरू हुई। इसका मतलब लगभग 2 डेकेड में जाकर हम इसमें सफल हो पाए। एक तरफ भारत जो नए भागीदार तलाश रहा, खासकर जब अमेरिका में ट्रंप की टैरिफ की टेरराइज्ड पॉलिसी ने भारतीय व्यापार को, भारतीय इकोनॉमी को बहुत थ्रेटन करना शुरू कर दिया था। ऐसे में हमें एक बेहतर दोस्त की जरूरत थी, एक बेहतर एफटीए पार्टनर की जरूरत थी और ये ईयू की डील निसंदेह इस नजरिए से मदर ऑफ ऑल डील साबित होगी। भारत में बहुत सारे ऐसे उद्योग है जिनको डायरेक्ट फायदा पहुंचेगा और खासकर जब भारत एमएसएमई के संवर्धन पर बहुत ध्यान दे रहा है और जिसमें हम पिछड़े हुए हैं, नो डाउट। हमने मेक इन इंडिया, असेंबल इन इंडिया, बहुत सारे प्रोग्राम चलाए, लेकिन संभवतः वो गति या उस जगह तक नहीं पहुंच पाए जहां पहुंचना चाहिए था। वहां निसंदेह यह डील हमें संभवतः हमें उस विजुअलाइजेशन, हमने जो सोचा था एमएसएमई की सफलता, वहां तक ले जाए। इस संदर्भ में देखा जाए तो भारत जो ईयू को निर्यात करता है उसमें बेसिकली सी फूड है, टेक्सटाइल्स है, इंजीनियरिंग गुड्स हैं, मशीनरी है और इस तरह के फार्मास्यूटिकल्स है। और इस तरह की चीजों में ऑब्वियसली हमें एक ऐसा पार्टनर चाहिए था जिसके पास बड़ा बाजार हो और ईयू माने 27 कंट्री, एक हमें एक साथ एक बड़ा बास्केट मिलता। दूसरी तरफ ईयू को भी बहुत लाभ है, 1.5 बिलियन का बाजार मिलता है ईयू को और ईयू खासकर उसकी जो वाइन है, अल्कोहल है, स्पिरिट है, ऑटोमोबाइल्स है और मशीनरी है, इन सबको बेहतर तरीके से अब भारत में बड़ी मात्रा में भेज सकता है। एक उदाहरण देखते हैं, जो भारत में मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू, वॉक्सवैगन जैसी बहुत सारी कंपनियां अब आसानी से अपनी कारों को भारतीय बाजार में पहुंचा पाएंगी, क्योंकि इसमें एक प्रावधान है कि 25 लाख रुपए से अधिक महंगी कारों जिस पर 110% का टैरिफ लगता था, उसको चरणबद्ध तरीके से घटाते हुए केवल 10% कर दिया जाएगा। इसका मतलब है आने वाले समय में जो एक तरह से टोयोटा है और मारुति जैसे उद्योग हैं, इन सबको एक बेहतर चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। तो दोनों ही विन विन सिचुएशन है।
भारत और यूरोप के बीच अगर हम 2024-25 का आंकड़ा लें तो जो बायलैटरल ट्रेड है वो लगभग 136 बिलियन डॉलर तक जा पहुंचा है। 136 बिलियन डॉलर में एक अच्छी बात यह थी कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो भारत के पक्ष में, 76 बिलियन डॉलर हम एक्सपोर्ट करते हैं और 60 बिलियन डॉलर यूरोप हमें एक्सपोर्ट करता था। लेकिन हमें यह भी देखना है कि क्या हमारी मार्केट की, हमारी कैपेबिलिटी की एक्चुअलाइजेशन यही है, क्योंकि चाइना हमसे वही खरीदने के लिए मजबूर है जो चाहता है खरीदना। हमारी बेसिकली जो कंपेटिबिलिटी है, हमारी जो एक तरह से देखिए आईटी एनेबल्ड सर्विसेज में जो हमारी क्षमता है वो नहीं लेता, वो केवल हमें सेमी फर्निश्ड गुड और एग्रो प्रोडक्ट्स का एक तरह से एक्सपोर्टर मानता है। अपने सारे फर्निश, अपनी सारी मैन्युफैक्चरिंग और अपनी जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है वो हमें सब निर्यात खुद करता है। हमें एक ऐसे ब्लॉक की जरूरत थी और ईयू के रूप में जरूर मिलता है जिससे हमारी टेक्नोलॉजी, जिससे हमारा ट्रेड, जिससे हमारा इन्वेस्टमेंट और खासकर जो हमारे ये नई पीढ़ी के युवा हैं, जो साइंस और टेक्नोलॉजी बेस्ड रोजगार है उसे पाने के लिए जो वो केवल अभी तक अमेरिका की ओर तलाशते थे, लेकिन H-1B वीजा और अन्य भी प्रवासन की शर्तों को कड़ा करने के बाद जो युवा थोड़े निराश थे इस ईयू की भारत के साथ डील से, अब उनको एक जरूर बहुत बड़ा मार्केट मिलेगा पूरा यूरोप के रूप में। यही नहीं, अगर हम एआई पहल को देखें, हम स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी को देखें, हम ग्रीन टेक्नोलॉजी को देखें, क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याओं को देखें, तो इसमें अगर कोई बेहतर पार्टनर दिखता है तो ऑब्वियसली वो ईयू है। ईयू के साथ हमारी ट्रेड न केवल हमें व्यापार, सेवा और निवेश का मौका देगी, बल्कि फ्यूचरिस्टिक जो भविष्य की हमारी तकनीकी, जो भविष्य की अर्थव्यवस्था है उसके लिए भी हमें संवर्धित करेगी। उसकी टेक्नोलॉजी से फायदा हमें मिलेगा, उसके जो R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उससे हमें फायदा मिलेगा, जिसकी बहुत दिनों से हमें तलाश थी या बहुत दिनों से हमें उसके साथ सहयोग की आशा थी। अगर हम जियोपॉलिटिक्स टर्म में देखें तो जिस तरह ट्रंप ने अपनी टैरिफ पॉलिसी से पूरी दुनिया को अनस्टेबल बनाया हुआ है, ऐसे में ईयू को जहां भारत जैसा देश चाहिए था तो भारत को भी एक बहुत विश्वसनीय पार्टनर की जरूरत थी, और जिसे जो कम से कम अमेरिका की इस टैरिफ की क्षतिपूर्ति कर सके तो वो ईयू ही था। याद रखना है कि भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार था उसमें लगभग 45 बिलियन डॉलर का फायदा भारत को था। अगर अमेरिका की जगह कोई अन्य ब्लॉक देखिए, बड़ा आसान नहीं है कि अमेरिका का सब्स्टिट्यूट हम तलाश करें, और ऐसे में हम छोटे छोटे देशों से समझौता करते रहते, लेकिन वो उपलब्धता नहीं हो पाती जो अमेरिका की। इसकी थोड़ी जो क्षतिपूर्ति कर सकता था वो ईयू ही था, इसलिए भी हमें जरूरत थी, खासकर इस समय। दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन चाइना और अमेरिका पर उसकी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा थी। जियोपॉलिटिक्स में हम सबने चाइना +1 पॉलिसी सुनी होगी कि चीन के साथ साथ एक विकल्प और बनाना जिससे ग्लोबल सप्लाई चेन में चीन पर निर्भरता कम की जा सके, और निसंदेह एशिया या पूरे वर्ल्ड में भारत से बेहतर पार्टनर ईयू का नहीं हो सकता था। चाइना +1 अब तलाश लिया गया है, इसका मतलब वो +1 का मतलब है इंडिया। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी, चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। ऐसे में और जो हमारे एक तरह से जो हमारा लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और जो हमारा मार्केट है, जो हमारी डिमांड है, उसकी क्षमता निसंदेह और किसी अन्य देश में नहीं दिखती। इसलिए ईयू भी आकर्षित होता है कि भारत के साथ ऐसी कोई डील जरूर की जा सके जिसमें उसकी जो व्यापार है, उसका जो निवेश है वो आसानी से आ सके। जिस तरह से भारत ने अपनी सक्षमताओं को, अपनी स्किल डेवलपमेंट को, अपनी कैपेबिलिटीज को, कैपेसिटी बिल्डिंग को दिखाया है, और मेक इन इंडिया कार्यक्रमों से जिस तरह वो
अपने स्वदेशी उद्योगों, स्वदेशी टेक्नोलॉजी का विकास कर सका है, उससे भी यूरोपीय यूनियन आकर्षित हुआ। और ये सारी बातें मिलकर एक तरफ भारत और ईयू के इस गठजोड़ को विश्वसनीय कोऑपरेशन की ओर ले जाती हैं और इसी संदर्भ में इसे मदर ऑफ ऑल डील कहा गया। जिस तरह पूरी ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स अनस्टेबिलिटी से गुजर रही है, रूस यूक्रेन युद्ध ने लगातार थ्रेटन किया है, ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है और ट्रंप 2.0 की नीतियों ने पूरी तरह से विश्व व्यवस्था को, जो रूल बेस्ड एक तरह से ऑर्डर था, उसे अनस्टेबल कर दिया है। ऐसे में दो ऐसे देशों के बीच समझौते की तलाश न केवल ईयू और इंडिया को थी बल्कि पूरे विश्व को थी, क्योंकि संभवतः यही एक नया रास्ता खोल सकता है और रूल बेस्ड ऑर्डर को फिर से स्टेबल कर सकता है।